हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। देखिए, पूरे क्लासिकल मैकेनिक्स में मोशन को गवर्न करने के तीन लॉज हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन लॉज को आपने क्लास 11 के पहले भी जो है पढ़ा हुआ है, बट काफ़ी शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में पढ़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम लोग और डीप में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। जैसे कि आप अगर आराम कर रहे हो तो आप आराम ही करते रहना चाहते हो, अगर आप मस्ती कर रहे हो तो आप मस्ती ही करते रहना चाहते हो। उसी तरीके से नॉन लिविंग बॉडी भी कुछ वैसा ही नियम फॉलो करती है जैसे हम लोग बिहेव करते हैं। सिमिलरली जो है नॉन लिविंग बॉडी भी बिहेव करती है। ठीक है, पूरा उस तरीके से बिहेव नहीं करती है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है जिंदा और मुर्दा सारी चीज़ें फिजिक्स के नियमों को मानती है। ठीक है, पहला लॉ पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट समझते हैं हम लोग। डेफिनेशन: if a body is in rest or state of motion, it will try to remain in the state of rest or motion until and unless applied by any unbalanced external फोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको बोलेंगे हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको कहेंगे हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ में ही इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करें तो लीनियर मोमेंटम is nothing but quantity of motion। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर आप लीनियर मोमेंटम समझ गए हैं तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ, क्योंकि सेकेंड लॉ लीनियर मोमेंटम के बाद ही स्टार्ट होता है। सेकेंड लॉ बोलती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ
change of linear momentum is directly proportional to applied external force। इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम लोग, F external is equal to rate of change of linear momentum, that means dp by dt। रेट ऑफ चेंज का मतलब ही होता है कि अगर आप चेंज ऑफ टाइम से डिवाइड करते हो उसको, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलो, वेलोसिटी बोलो या कुछ भी बोलो। अब इसको थोड़ा सा जो है हम लोग रिप्लेस करते हैं। p का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी बाय dt। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये होता है आपका m इंटू डी टी प्लस v इंटू डी एम डी टी। m कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है, तो इवेंचुअली ये निकल के आता है x एक्सटर्नल इज इक्वल टू m डी वी डी टी। वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो सेकेंड लॉ से जो है फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको जो है आपको मेमोराइज करके रखना है, आगे इसका उपयोग होगा। 2 लॉ हो गया, अब एक लॉ बचता है तीसरा लॉ बेसिकली आपको कोई फॉर्मूला नहीं देता है, बट एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता है जिसको हम लोग समझेंगे। थर्ड लॉ बेसिकली ये बताता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे आप किसी को अगर थप्पड़ मारोगे तो बदले में आपको भी उतना ही जोर से थप्पड़ मिलेगा। हो सकता है कि सामने वाला आदमी अगर आपसे ज़्यादा मजबूत है तो आपको थोड़ी जोर से थप्पड़ मिलेगी, बट इन केस ऑफ जो नॉन लिविंग बॉडी होती है वो पार्शियलिटी नहीं करती है। आप जितना एक्शन दोगे उसके ऊपर उतना ही आपको रिएक्शन मिलेगा। जैसे एक छोटा सा सिनेरियो समझते हैं हम लोग। सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक ऑफ मास रखा हुआ है, ठीक है। इसका वेट जो है सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन देगा। लेट्स सपोज वो फोर्स जो है वो Fa है, तो सरफेस जो है ब्लॉक ऑफ मास के ऊपर एक इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देगी। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग Fa इज इक्वल टू Fb इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, माइनस साइन इसको दिखाएगा ऑपोजिट रिएक्शन। तीनों लॉ होने के बाद अब इसके एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन। उसमें पहला जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। इसको J से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is the measure of impulse।
इसको समझते हैं हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल में। आप सभी ने क्रिकेट खेला होगा। जब बॉल आप कैच करते हो, कैच करने का क्या तरीका होता है? हम लोग थोड़ा सा हाथ को नीचे की तरफ लेकर के जाते हैं। और अगर कैच मिस कैसे होता है? अगर सिर्फ आप सिंपली ऐसे स्टिफ करके रखो, अपने हाथ को एक जगह स्थिर करके रखो, तो बॉल जो है टकराती है और जो है उसका रिएक्शन इतना हाई होता है कि वो रुकती नहीं है, हाथ में उड़ जाती है। तो उसके मोमेंटम को जीरो करने के लिए हम लोग उसको थोड़ा एक डिस्टेंस ट्रैवल कराते हैं। ये एक टेक्निक होता है, इसके पीछे साइंस है जिसको अब तक हम लोग सोचते नहीं है, बट यहाँ पर ये यूज होता है। अब जैसे कि अब इम्पल्स का कैसे समझे हम लोग? इम्पल्स क्या होता है? जब बॉल हम लोग नीचे फ्लोर पे जो है बाउंस करेंगे, पटकते हैं हम लोग, ठीक है, तो कुछ पल के लिए जब बॉल जो है फ्लोर के साथ टकराती है, काफी माइन्यूट सेकंड के लिए वो कांटेक्ट में रहती है, लेकिन उस समय वो काफी हाई फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करती है, और उस दौरान में उसका जो है मोमेंटम भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है इम्पल्स का, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स। और इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सेकेंड लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू dp बाई dt। तो यहां से dp क्या निकल के आता है? F dt, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल जो है मोमेंटम निकलेगा। अब यहां से J का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इम्पल्स का एक और फॉर्मूला हो जाएगा F dt। इसको बस आपको याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल्स में ये काम आएंगे। अब इसको जो है हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें घूम फिर करके न्यूमेरिकल पे ही आ जाती है। क्योंकि 11 में 12 में या आगे अगर आप जेई नीट करते हो तो कंसेप्ट के साथ आपको उसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस भी आना चाहिए। चलिए, एक काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसको लिखिए और समझते हैं। एन आयरन बॉल of mass is dropped from a height h1 is equal to 5 meter and rises to a height h2 is equal to 3.2 meter after impact from the surface. The time of contact is given, which is delta t is equal to 0.02 सेकेंड। यहाँ पर हमको एवरेज फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है कि कितना फोर्स उसको सरफेस से एक्सपीरियंस हुआ। फाइंड द एवरेज फोर्स exerted by the surface on the ball. Find the average force exerted by the surface on the ball, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये
क्या पूछना चाह रहा है। अब इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सोल्यूशन करने से पहले जो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। मास ऑफ द बॉडी गिवन है, किस हाइट से ड्रॉप किया गया है ये गिवन है, कितने हाइट तक राइज हुआ है ड्रॉप के बाद वो गिवन है, और कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा है सरफेस के साथ ये गिवन है। 4 चीजें गिवन है। गिवन जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। मास ऑफ द बॉडी 50 ग्राम, H1 इज इक्वल टू 5 मीटर, H2 इज इक्वल टू 3.2 मीटर, और डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पल्स जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा सिनेरियो को। ये बॉल है, बॉल जो है नीचे की तरफ इसका मोमेंटम जो है वो P1 है, और ऊपर की तरफ जो मोमेंटम है वो P2 है। ठीक है, ये P इनिशियल हो गया, ये P फाइनल हो गया, P1 P2 जो भी आप समझो। P फाइनल जो है वो P2 है, जो P इनिशियल है वो P1 है। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन यूज करते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो P2 माइनस माइनस ऑफ P1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। सो इवेंचुअली ये निकल के आता है P2 प्लस P1, जिसको अगर हम ब्रेक करेंगे mv2 माइनस mv1, mv1 प्लस v2। ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंटम। इम्पल्स, सॉरी, चेंज ऑफ मोमेंटम dp = j। ठीक है, अब फॉर्मूला तो आ गया, बट अपने को v1 और v2 पता नहीं है। ठीक है, तो v1 v2 कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। इसके प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने काइनेमैटिक्स में जो है पढ़ा हुआ है। यूजिंग काइनेमैटिक्स mv1 mv2। ठीक है, यूजिंग काइनेमैटिक्स v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2gh1, और v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2gh2। इसी फॉर्मूला का यूज हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको h1 और h2 पता है। ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू √2gh1 और v2 इज इक्वल टू √2gh2। ठीक है, सेकेंड लॉ हमको क्या बताता है, F एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स मिलता है। ठीक है, अब डेल्टा P हमने क्या डिराइव किया था, m v1 प्लस m v2 बटा में dt।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्स इज इक्वल टू मास कॉमन V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय डेल टी, मास इंटू रूट ओवर 2g h1 प्लस रूट ओवर 2g h2 बाई डेल टी। अब देखिए यहाँ पर अब सारा वैल्यू नोन है, मास अपने को पता है, h1 पता है, h2 पता है और डेल्टा टी पता है, यहाँ पे गिवन था। उस फॉर्म में जो है फॉर्मूला को हम लोगों ने डिड्यूस कर दिया है और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो एफ इज इक्वल टू है, डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर अपने को आंसर मिल जाएगा। तो मास क्या दिया है 50 ग्राम, इसको केजी में बदलेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 रूट ओवर 2 इंटू जी का वैल्यू 10, h1 का वैल्यू 5 मीटर प्लस रूट ओवर 2 इंटू 10 और h2 का वैल्यू 3.2 मीटर डिवाइडेड बाई डेल्टा 2 का वैल्यू 0.02 सेकेंड। ठीक है, देखिए अगला टर्म क्या होगा, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 100 इंटू 0.02 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर 2 इंटू 10 इंटू 5 इज 100 प्लस 64, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8, इसको करोगे तो आपका आ जाता है 45 न्यूटन आंसर। मजा आया? चलिए अब इसको वीडियो रोक करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।